यह कहते हुए माफी मांगता है कि वह उसे अधिक औपचारिक और सम्मानपूर्वक संबोधित करना चाहिए था क्योंकि मामला कार्य मूल्यांकित था। जून उसे बताता है कि वह उसे जिस तरह से संबोधित करना पसंद करती है वह ठीक है और उस समय अध्यक्ष जेन कार्यालय में आता है और सचिव उसका स्वागत करता है। अध्यक्ष जेन अपने कार्यालय में प्रवेश करता है लेकिन आश्चर्यचकित होता है अपने बेटे को देखना। वहां जून घबरा जाता है और चेयरमैन से कहता है कि वह कुछ समय से उसका इंतजार कर रहा था और यहां आया है क्योंकि वह उससे बात करना चाहता है। चेयरमैन जून उसे डांटता है और सामान्य व्यवहार करने के लिए कहता है और उसे अपने पीछे आने का आदेश देता है। चेयरमैन अपनी डेस्क की लाइट पर बैठ जाता है, एक सिगार और जून को जल्दी से बोलने और सीधे मुद्दे पर आने के लिए कहता है। जून ने नोटिस किया कि अध्यक्ष ने उसकी ओर देखा तक नहीं और स्पष्ट रूप से अपने उपद्रवी बेटे से निपटने से थक गया है, यह समझते हुए कि माफी उसके पिता की उससे अपेक्षाओं के लिए पर्याप्त नहीं होगी। लंबे समय से खोया हुआ है और यह नजरियान को हमेशा अपने पिता से मिलती है जिससे जून को बस यह देखकर ही दुख होता है। जून झुकता है और कल परेशानी पैदा करने और अपने दिन को बाधित करने के लिए अध्यक्ष जीन से माफी मांगता है। अध्यक्ष जीन आश्चर्यचकित होते हैं और पूछते हैं कि क्या जून वास्तव में पश्चाताप महसूस करता है और समझता है गलती उसने की। जून ने अफसोस के साथ जवाब दिया कि वह बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उसके कार्य गलत थे। चेयरमैन जेवायु से डांटते हुए निराश हो जाते हैं और पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। अगर वह जानता था कि यह गलत था वह उस समय की ओर इशारा करना जारी रखता है जब देश अराजकता में है। आईएमएफ संकट के लिए जून बार में झगड़ा करने निकल जाता है और पूछता है कि कब तक वह इसी तरह अपनी और अपने पिता की प्रतिष्ठा को धूमिल करता रहेगा। उसने निराश होकर जून से कहा कि उसे अब उसकी माफी की जरूरत नहीं है और उसने अपना आखिरी मौका पहले ही गवा दिया है। सेंट ने कहा कि उसकी कंपनी को समूह की सहायक कंपनियों से हटा दिया जाएगा और उसे अब और नहीं करना चाहिए। जिवो समूह के नाम का उपयोग करें और अब से खुद ही कार्य करना चाहिए और चीजों का सामना करना चाहिए। जून सोचता है कि अगर उसकी कंपनी को समूह से हटा दिया जाता है तो इसका मतलब है कि सभी कनेक्शन और रिश्ते टूट जाएंगे। इसलिए वह अध्यक्ष जिन से कहता है कि वह जो भी निर्णय लेगा उसे स्वीकार करेगा, लेकिन उससे पहले वह उसे इन दस्तावेजों को पढ़ने के लिए कहता है जिसमें कहा गया है कि यह गोले विकसित करने का प्रस्ताव है और उसके पास अधिक शक्तिशाली भेदक उपकरणों के लिए एक विचार है जिसे उसने इस प्रस्ताव में शामिल करने का फैसला किया है। चेयरमैन जेन ने दस्तावेजों को पढ़ा और जून से पूछा कि यह विचार कहां से आया। यह कहते हुए आया कि उसने रिपोर्ट पढ़ी थी और जो हासिल हुआ था उससे आगे के विकास की कोई संभावना नहीं देखी, लेकिन अचानक वह उस प्रतिशत को पढ़कर दंग रह गया जो उसने 20% पढ़ा और जून से कहा कि यह असंभव है, यह प्रक्षेप्य की भेदक शक्ति के लिए असंभव है। जून में 20% तक पहुंचने के लिए गंभीर और दृढ़ स्वर में कहते हैं कि अगर उन्हें मौका दिया गया तो वह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना निर्माणाधीन हो और सिर्फ 3 महीने के भीतर कार्यान्वयन हो। अध्यक्ष कुछ क्षण के लिए चुप रहे और अपने सिगार से कुछ कश लिए और कहा कि 20% अधिक भेदन क्षमता वाला टंगस्टन प्रक्षेप्य शक्ति समृद्ध यूरेनियम प्रवेश से भी अधिक मजबूत है। वह जून से पूछता है कि क्या वह समझता है कि क्या लिखा है, जिस पर जून जवाब देता है कि वह पूरी तरह से समझता है और इसका मतलब है कि हर चलती टैंक टोफू का एक ब्लॉक होगा और केवल इतना ही नहीं बल्कि उत्पादन लागत में काफी कमी आएगी। अध्यक्ष जून पूछते हैं कि क्या इसका मतलब यह है कि वह इस तरह की अपरंपरागत सामग्री विकसित करने में कामयाब रहे हैं और जून जवाब देते हैं कि उन्हें कथित तौर पर पता है। उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने धातुकर्म इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। सी से सुनवाई करते हुए अध्यक्ष ने उन्हें बताया कि उन्हें पता है, लेकिन केवल जर्मनी जैसे देश के पास ही इस तरह के उन्नत मिश्र धातु हो सकते हैं। प्रौद्योगिकी और यह कि जून व्यापार यात्रा की आड़ में दुनिया भर में यात्रा कर रहा था। जून ने जानकारी हासिल की और अध्यक्ष जीन ने पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि उसने उसे धोखा देने के लिए जर्मन तकनीक चुराई है। अध्यक्ष ने पूछा कि जून इस आरोप से इनकार क्यों नहीं कर सकता। जून पूछता है अगर उसे लगता है कि वह ऐसा विश्वसनीय काम कर सकता है, चालाक करतब और शीर्षगुप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी चोरी। चेयरमैन जीन ने उन्हें बताया कि उनका मुद्दा यह नहीं था, लेकिन जून और अधिक क्रोधित हो जाता है क्योंकि चेयरमैन का इंकार केवल इसे और अधिक उत्तेजक और क्रोधित करता है। जून ने उन्हें बताया कि अगर उन्हें संदेह है या चीजें हैं जिन्हें उन्हें सत्यापित करने की आवश्यकता है तो वह कर सकते हैं। मिटोस रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाएं जहां वरिष्ठ शोधकर्ता आसानी से यह निर्धारित कर लेंगे कि तकनीक जर्मन है या नहीं। चेयरमैन कहते हैं कि यह वास्तव में तेज होगा और स्टिव को इन दस्तावेजों के साथ एमओएस इंस्टीट्यूट में एक फैक्स भेजने के लिए कहते हैं। वह उन्हें निदेशक से पूछने के लिए कहते हैं। मुनसॉन जिनको उन्हें स्वयं सत्यापित करने और पूरा होने के बाद वापस मिलने के लिए जून चौंक गया जब उसने प्रोफेसर मैन का नाम अध्यक्ष जिन से पूछा कि प्रोफेसर सांगमिटोस इंस्टीट्यूट में क्या कर रहे हैं। चेयरमैन जीन ने उन्हें बताया कि यह कैसा अजीब सवाल है जिसे उन्होंने खुद लाया है। 3 साल पहले जब वह जून से मिलने गया था तो उसने पूछा कि क्या वह असहज या भ्रमित महसूस कर रहा है क्योंकि उसके शिक्षक ही उसके दस्तावेजों की समीक्षा करेंगे। जून को याद आया कि प्रोफेसर मोंग जोंगसी में उनके और हुन दोनों के गुरु थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन विश्वविद्यालय और वैज्ञानिक अनुसंधान को समर्पित कर दिया था, लेकिन उनके निधन के दिन तक अनुसंधान जारी रहा। अब इस समय वह मिटोस रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं। जून को लगता है कि यह अतीत या वास्तविकता नहीं है। वह याद करता है और यादों के प्रवाह को फिर से महसूस करना शुरू कर देता है। उसे याद आता है कि हुन और प्रोफेसर के बीच क्या हुआ था। उसने जो देखा उससे वह सदमे में है और यह स्पष्ट हो जाता है कि हुन ने एमटीओ में अपना पैर जमाने के लिए प्रोफेसर मांग को नियुक्त किया था, जिसका अर्थ है कि इतिहास बदल गया था। फोन बजता है और कॉल करने वाला प्रोफेसर मांग है। चेयरमैन जीन जवाब देता है और प्रोफेसर से बात करते समय तनाव में दिखता है। लगातार उसके निष्कर्षों के बारे में पूछता है। जब वह प्रोफेसर से बात करता है तो आश्चर्यचकित होता है।
प्रोफेसर ने उन्हें बताया कि ये दस्तावेज एक नया व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। प्रोफेसर ने उन्हें बताया कि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है और चेयरमैन जीन ने पूछा कि ऐसा कुछ किसने विकसित किया है।